बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 आर्ट कंपटीशन यानी आर्ट का मुकाबला, फन का मुकाबला। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट के लेसन आर्ट कंपटीशन की रीडिंग की थी। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, जुबान के पहलू, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन वर्ड्स। दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ। नीचे आप देख सकते हैं 3 वर्ड्स दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है वॉच, मीनिंग टू लुक एट एंड ऑब्जर्व, किसी चीज को देखना या उसका मुशाहिदा करना। वॉच, टू लुक एट एंड ऑब्जर्व, देखना या मुशाहिदा करना। सेकेंड, पोलाइट, मीनिंग शोइंग रिगार्ड फॉर अदर्स इन मैनर्स, यानी किसी की इज्जत करना, बाइखलाक होना। पोलाइट के लिए हम शाइस्ता का वर्ड भी यूज करते हैं, शाइस्तगी। पोलाइट यानी शाइस्तगी, मीनिंग शोइंग रिगार्ड फॉर अदर्स इन मैनर्स, किसी की इज्जत करना, किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। नेक्स्ट, मीनवाइल, मीनिंग इन द मीन टाइम, इसी दौरान। मीनवाइल, इसी दौरान। इन द मीन टाइम यानी उसी वक्त के दौरान। तो यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है होमोफोन्स। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स, ये ऐसे अल्फाज होते हैं दैट साउंड, जो कि आवाज देते हैं द सेम, एक जैसी, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ होते हैं, एंड स्पेलिंग्स, और इनकी स्पेलिंग्स भी मुख्तलिफ होते हैं। कि होमोफोन्स ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आवाज एक जैसी होती है, लेकिन इनके मीनिंग्स और इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। दिए हुए होमोफोन्स के जोड़ों को पढ़िए। फर्स्ट है मीट, मीट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी स्पेलिंग्स में डिफरेंस है और इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है, लेकिन इनकी साउंड सेम है। आपने होमोफोन्स को होमोनेम्स के साथ मिक्स नहीं करना, वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। MEET, मीट, इसका मीनिंग है मिलना, जबकि MEAT, मीट कहते हैं गोश्त को। अब आप देख सकते हैं दोनों की साउंड बिल्कुल सिमिलर है, मीनिंग्स और स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट है सी, यानी देखना, SEEC। SEAC यानी समंदर। MALE, मेल यानी मर्द। MAIL, मेल यानी पैगाम। WRITE, राइट यानी लिखना। RIGHT, राइट यानी दुरुस्त। HAIR, हेयर यानी बाल। HARE, हेयर यानी खरगोश। PIECE, पीस यानी टुकड़ा। PEACE, पीस यानी अमन। अब आपने देखा कि हमने जितने भी पेयर्स ऑफ होमोफोन्स पढ़े, इनकी साउंड सिमिलर है, लेकिन इनकी मीनिंग और इनकी स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। मीट, मिलना, मीट गोश्त। सी, देखना, सी समंदर। मेल, मर्द, मेल पैगाम। राइट, लिखना, राइट दुरुस्त। हेयर, बाल, हेयर खरगोश। पीस, टुकड़ा, पीस अमन। नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर को देखिए, एंड कंप्लीट द पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, और होमोफोन्स के जोड़ों को मुकम्मल कीजिए।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक वर्ड दिया गया है, जबकि सेकंड वर्ड हमने इन पिक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास PAIR पेयर, जो कि यहाँ पर भी यूज किया गया है, मीनिंग है इसका जोड़ा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपको एक फ्रूट की पिक्चर दी गई है, जिसको उर्दू में हम नाशपाती कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पियर। पेयर, पियर। नेक्स्ट है FLOUR फ्लोर। फ्लोर यानी आटा, वो आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। जबकि आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है एक प्लांट की जिसमें फ्लावर्स हैं, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं होता। इसके साथ जो वर्ड मैच होता है वो है FLOOR फ्लोर यानी फर्श। नेक्स्ट है ATE 8 यानी खाना, जबकि इसका पेयर ऑफ होमोफोन है 8, नंबर 8। नेक्स्ट SON सन यानी बेटा, जबकि इसका पेयर ऑफ होमोफोन आप देख सकते हैं ये है सन, सूरज। इसके स्पेलिंग्स हैं SUN सन। नेक्स्ट है PLAIN प्लेन यानी हमवार या सादा भी हम कह सकते हैं, जबकि इसका पेयर ऑफ होमोफोन आप देख सकते हैं ये प्लेन है, जहाज। नेक्स्ट BARE बेयर यानी बर्दाश्त करना। यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक बियर की पिक्चर दी गई है यानी भालू। तो यहां पर हमने पेयर ऑफ होमोफोन्स पढ़े। पेयर जोड़ा, पियर नाशपाती, फ्लोर आटा, फ्लोर फर्श, 8 खाना, 8 नंबर, सन बेटा, सन सूरज, प्लेन हमवार या सादा, प्लेन जहाज, बेयर बर्दाश्त करना, बियर भालू। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द वोकैबुलरी विद मीनिंग्स। बच्चों से कहिए कि अल्फाज को उनके मानी के साथ याद कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोफोन्स बाय शेयरिंग मोर एग्जाम्पल्स। बच्चों को होमोफोन्स का कॉन्सेप्ट समझाइए। एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर मोर होमोफोन्स फ्रॉम देयर डेली लाइफ्स। और बच्चों को इनकरेज यानी उनकी हौसला अफजाई कीजिए कि वो होमोफोन्स की मजीद एग्जाम्पल्स शेयर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 79 की तरफ। ये एक्टिविटी दी गई है होमोफोन्स से रिलेटेड, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द गिवन पेयर्स ऑफ होमोफोन्स इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे आपको पेयर ऑफ होमोफोन्स दिए गए हैं जिनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले इन पेयर्स ऑफ होमोफोन्स को रीड कर लेते हैं, फिर इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट है प्लेन, सादा, हमवार, PLAIN प्लेन, जबकि दूसरा PLANE प्लेन कहते हैं जहाज को। नेक्स्ट है TAIL टेल यानी दुम, TALE टेल किस्सा, जो किस्सा कहानी होती है उसको इंग्लिश में टेल कहते हैं। नेक्स्ट HOUR और यानी घंटा, OUR आवर यानी हमारा। अब इनके सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 9 आर्ट कंपटीशन, होमोफोन्स। फर्स्ट है PLAIN प्लेन, PLANE प्लेन। PLAIN प्लेन कहते हैं हमवार या सादा को, जबकि PLANE प्लेन कहते हैं जहाज को। अब इनसे सेंटेंसेस को रीड करते हैं। शी वोर अ प्लेन ब्लू ड्रेस, उसने सादा नीले रंग की लिबास पहनी। प्लेन, आई सॉ अ बिग प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने आसमान में एक बहुत बड़े जहाज को उड़ते हुए देखा। सेकेंड TAIL टेल यानी दुम, TALE टेल यानी किस्सा कहानी। टेल, द कैट्स टेल इज फ्लफी एंड लॉन्ग, बिल्ली की दुम बालों वाली और लंबी है। टेल, ग्रैंडमा टोल्ड अस, दादी जान ने हमें सुनाई। अ टेल, एक किस्सा। अबाउट अ मैजिकल फॉरेस्ट, एक जादुई जंगल के बारे में, कि दादी जान ने हमें एक जादुई जंगल के बारे में कहानी सुनाई। नेक्स्ट HOUR और यानी घंटा, OUR आवर यानी हमारा।
I will be back in an hour. मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी. Our, we like to play in our backyard. हमें अपने बागीचे में खेलना अच्छा लगता है. Our, हमारा. और घंटा. टेल, किस्सा कहानी. टेल, दुम. प्लेन, सादा. प्लेन, जहाज. सेंटेंसेस को दोबारा से रीड करते हैं. प्लेन, शी वोर अ प्लेन ब्लू ड्रेस. प्लेन, आई सॉ अ बिग प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई. टेल, द कैट्स टेल इज फ्लफी एंड लॉन्ग. टेल, grandma told us a tale about a magical forest. Or, I will be back in an hour. Our, we like to play in our backyard. यहाँ पर हमारा होमोफोन्स का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने सीखा कि होमोफोन्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ सेम होती है, यानी एक जैसी होती है, लेकिन उनके मानी और उनके स्पेलिंग्स में डिफरेंस होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर. ग्रामर के पोर्शन में टॉपिक है यूज ऑफ मे नॉट. की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि मे और मे नॉट का इस्तेमाल कब किया जाता है. मे इज यूज्ड, मे का इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क और गिव परमिशन, जब किसी से इजाजत मांगी जाती है या जब किसी को इजाजत दी जाती है. मे नॉट इज यूज्ड टू डिनाई परमिशन, और मे नॉट का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की मुमानियत के लिए, यानी जब आप किसी को इजाज़त नहीं देते. मे का इस्तेमाल किया जाएगा इजाज़त मांगने या इजाज़त देने के लिए, जबकि मे नॉट का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को इजाज़त ना दी जाए, यानी मुमानियत के लिए. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स. दिए हुए डायलॉग को पढ़िए और इसकी मश्क कीजिए. डायलॉग कहते हैं मुकालमा. मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को. फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है परमिशन, यानी इजाज़त. अब यहाँ पर मे का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी परमिशन मांगी जा रही है या परमिशन दी जा रही है. मे आई लीव द क्लास. क्या मैं क्लास से जा सकती हूँ. येस यू मे. जी हाँ, आप जा सकती हैं. अब फर्स्ट स्टेटमेंट में इजाज़त मांगी गई है, जबकि सेकंड में इजाज़त दी गई है. सेकंड डायलॉग, मे आई गो टू द मार्केट नाउ. क्या मैं अभी मार्केट जा सकती हूँ. येस यू मे. जी हाँ, आप जा सकती हैं. इसमें परमिशन मांगी गई है, इसमें परमिशन दी गई है. तो इन दो डायलॉग्स में हमने मे का इस्तेमाल देखा कि मे का इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क और गिव परमिशन, इजाज़त मांगने के लिए या इजाज़त देने के लिए. प्रोहिबिशन, मुमानियत. अब यहाँ पर हम मुमानियत के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब इजाज़त नहीं दी जाती, यानी मे नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा. मे आई गो आउट टू प्ले इन द पार्क. क्या मैं बाहर जा सकती हूँ पार्क में खेलने के लिए. नो यू मे नॉट. नहीं, आप नहीं जा सकती. अब इस डायलॉग में फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखिए कि मे का इस्तेमाल किया गया है, यानी इजाज़त मांगी जा रही है, जबकि उसके आंसर में आप देख सकते हैं कि मे नॉट का इस्तेमाल किया गया है, यानी इजाज़त नहीं दी गई. प्रोहिबिशन यानी मुमानियत दिखाई गई है. सेकंड, मे आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या मैं पानी का एक ग्लास पी सकती हूँ. नो यू मे नॉट. नहीं, आप नहीं पी सकती. मे का इस्तेमाल किया गया है, यानी परमिशन मांगी गई है, और यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई, यानी प्रोहिबिशन को दिखाया गया है. नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं. मेक एट लीस्ट 3 सेंटेंसेज यूजिंग मे एंड मे नॉट इन योर नोटबुक. हमें 3 सेंटेंसेज ईच बनाने हैं मे और मे नॉट का इस्तेमाल करते हुए, और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है. सेंटेंसेस को रीड करते हैं. यूज ऑफ मे नॉट. सबसे पहले हम मे के सेंटेंसेस पढ़ेंगे. मे आई बोरो अ पेंसिल फ्रॉम यू. क्या मैं आपसे पेंसिल उधार ले सकती हूँ. इजाज़त मांगी गई है, मे का इस्तेमाल किया गया है. मे आई गो टू द वॉशरूम प्लीज. बराए मेहरबानी क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ. मे आई प्ले विद द ब्लॉक्स नाउ. क्या अब मैं ब्लॉक्स के साथ खेल सकती हूँ. इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि मे का इस्तेमाल किया गया है, यानी इजाज़त मांगी गई है. अब अगर कोई इजाज़त देगा तो वो कहेगा येस यू मे.
जी हाँ, आप ये सारे काम कर सकते हैं, यानी आप मुझसे पेंसिल बोरो कर सकते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप अब ब्लॉक्स के साथ खेल सकते हैं। अब हम सेंटेंसेस रीड करेंगे मे नॉट के। यू मे नॉट टॉक ड्यूरिंग द टेस्ट। आपको टेस्ट के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। वी मे नॉट गो आउटसाइड विदाउट टीचर्स परमिशन। हमें टीचर की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। यू मे नॉट जंप ऑन द सोफा। आप सोफे पर छलांग ना लगाएं। यानी यहाँ पर किसी काम से रोका गया है, प्रोहिबिशन यानी ममानियत दिखाई गई है कि आप टेस्ट के दौरान बात ना करें, आप टीचर्स की इजाज़त के बगैर बाहर ना जाएं और आप सोफे के ऊपर छलांगे ना लगाएं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर में ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट नो यू मे नॉट, यानी अगर परमिशन नहीं दी जाएगी तो इसके लिए यूज किया जाएगा नो यू मे नॉट, कि आप मुझसे पेंसिल बोरो नहीं कर सकते, आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप अभी ब्लॉक्स के साथ नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर हमने सीखा यूज ऑफ मे एंड मे नॉट, कि हम मे और मे नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे। हम मे का इस्तेमाल करेंगे टू आस्क और गिव परमिशन, यानी इजाज़त मांगने या इजाज़त देने के लिए, और मे नॉट का इस्तेमाल करेंगे टू डिनाई परमिशन, यानी जब हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, प्रोहिबिशन यानी ममानियत के लिए, जब हम किसी को किसी काम से रोकेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन वर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 8 में पढ़कर आ चुके हैं, वहां से उसको रिवाइज करते हैं। चलते हैं पेज नंबर 68 की तरफ। यहाँ पर हमने ग्रामर के पोर्शन में रीड किया था प्रेपोजिशन यानी पोजीशन वर्ड्स को। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि पोजीशन वर्ड्स या प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज आर यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं टू शो, ताकि दिखाए, द पोजीशन, जगह या मुकाम, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, कि नाउन या प्रोनाउन की जगह या मुकाम को दिखाए। These are called position words, और ऐसे अल्फाज को position words कहा जाता है। हमने इस टॉपिक में डिफरेंट position words रीड किए थे, जैसे on, under, up, in, down। Put the glass on the table, ग्लास को टेबल के ऊपर रखिए। The briefcase is under the table, briefcase टेबल के नीचे है। The village is further up the valley, गांव वादी से आगे की तरफ है। The ball is in the box, बॉल बॉक्स के अंदर है। The sun is going down, सूरज नीचे की तरफ जा रहा है, यानी गुरूब हो रहा है। And soon it will be night, और जल्द ही रात हो जाएगी। तो आज हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि इन्हीं पोजीशन वर्ड्स से रिलेटेड है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पेज नंबर 79। तो पोजीशन वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं that tells us about the position of a noun or pronoun। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। Look at the given picture, दी हुई तस्वीर को देखिए। Read the sentences, और जुमलों को पढ़िए। And tick the correct choice, और सही जवाब का इंतखाब करें। हमारे पास कुछ sentences दिए गए हैं नेक्स्ट पेज में, जिसको हमने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मार्क करना है कि आया वो sentences करेक्ट है या फॉल्स है। पिक्चर को हम देखते जाते हैं, साथ में सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द रेडियो इज ऑन द टेबल, कि रेडियो टेबल के ऊपर है। अब हम इस पिक्चर में सबसे पहले टेबल ढूंढते हैं और फिर हम देखेंगे कि आया उसके ऊपर कोई रेडियो पड़ा हुआ है या नहीं। तो टेबल है यहाँ पर, और इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियो है, यहाँ पर न्यूज़पेपर है, यहाँ पर कुछ बुक्स पड़ी हुई है। तो जो सेंटेंस यहाँ पर मेंशन है दैट द रेडियो इज ऑन द टेबल, कि रेडियो टेबल के ऊपर है, तो ये सेंटेंस ट्रू है, तो हम ट्रू को मार्क कर लेते हैं। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ मे नॉट। बच्चों से कहिए कि दिए हुए जुमलों को पढ़िए और मे नॉट के इस्तेमाल पर गौर करें। इनकरेज देम टू यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ देयर ओन, और बच्चों से कहे कि इनको सेंटेंसेस में यूज करें। हैव देम रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वर्ड्स, बच्चों को पोजीशन वर्ड्स का टॉपिक दोबारा से दोहराएं,
गाइड देम इन कंप्लीटिंग द गिवन एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 80 की तरफ। द टेलीफोन इज बिहाइंड द प्लांट, कि टेलीफोन जो है ये पौधे के पीछे है। अब हम सबसे पहले पिक्चर में प्लांट ढूंढेंगे कि पौधा कहाँ पर है, और उसके पीछे देखेंगे कि आया उसके पीछे टेलीफोन है या नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, लेकिन हमें कहीं भी किसी भी प्लांट के पीछे टेलीफोन नजर नहीं आ रहा। तो ये सेंटेंस हो गया फॉल्स। हमने फॉल्स को मार्क किया क्योंकि ये जुमला गलत है। नेक्स्ट, द बुक्स आर ऑन द टेबल, कि किताबें टेबल के ऊपर है। हमने टेबल को देखते हुए नोट किया था कि इसके ऊपर रेडियो पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर और कुछ बुक्स भी इसके ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, दैट द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो हम मार्क करेंगे ट्रू को। नेक्स्ट, द लैम्प इज अंडर द टेबल, कि लैम्प टेबल के नीचे है। अब हम वापस टेबल की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि आया टेबल के नीचे कोई लैम्प पड़ा हुआ है या नहीं। तो इस टेबल के ऊपर हमें कोई लैम्प नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर हम बाकी टेबल्स को देखें तो इस बुक शेल्फ के ऊपर एक लैम्प पड़ा हुआ है, ये है लैम्प। लेकिन सेंटेंस में हमने रीड किया दैट द लैम्प इज अंडर द टेबल, कि लैम्प टेबल के नीचे है, लेकिन यहाँ पर ये लैम्प टेबल के ऊपर है, दैट द लैम्प इज ऑन द टेबल। तो ये सेंटेंस भी फॉल्स होता है। द लैम्प इज अंडर द टेबल, हमने देखा कि टेबल के नीचे कोई लैम्प नहीं है बल्कि बुक शेल्फ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये सेंटेंस हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है देयर इज अ बाइक बिहाइंड द सोफा, कि सोफे के पीछे एक बाइक खड़ी हुई है। हम सबसे पहले ढूंढते हैं सोफे को और फिर देखेंगे कि सोफे के पीछे क्या मौजूद है। यहाँ पर एक सोफा है और यहाँ पर एक सोफा है। इसके पीछे दो विंडोज हैं, यानी इसके पीछे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, इस सोफा के पीछे एक वास पड़ा हुआ है, यानी गुलदान है। तो ये सेंटेंस दैट देयर इज अ बाइक बिहाइंड द सोफा, ये सेंटेंस होता है फॉल्स। हाँ, हम ये कह सकते हैं दैट देयर इज अ वाज बिहाइंड द सोफा, कि सोफे के पीछे एक गुलदान पड़ा हुआ है। लास्ट सेंटेंस, द कुशन्स आर ऑन द सोफा, कुशन्स सोफे के ऊपर रखे गए हैं। अब हम सोफे के ऊपर देखते हैं कि आया इसके ऊपर कुछ कुशन्स पड़े हुए हैं या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर हमें कुशन्स नजर आ रहे हैं। तो लास्ट सेंटेंस जो है तो ये हो गया ट्रू। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया जिसमें हमने पोजीशन वर्ड्स के बारे में देखा और हमने पोजीशन वर्ड्स रीड किए बिहाइंड पीछे, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, ऑन किसी चीज के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर यूज किए गए हैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि है सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड्स को, यानी ऐसे अल्फाज जो हमें किसी काम का करना दिखाए, जिसको उर्दू में फेल कहा जाता है। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, यानी काम करने वाले को जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, इसको उर्दू में कहा जाता है फाइल। आज हम एक रूल पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस रूल के बारे में पढ़ते हैं कि ये रूल क्या है। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं द वर्ब इन अ सेंटेंस, किसी जुमले में वर्ब का होना यानी फेल का होना मस्ट एग्री, वो मुताबिकत रखता हो विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, कि वो अपने सब्जेक्ट यानी मफूल के साथ तादाद में मुताबिकत रखता हो। अब हम इसकी एक्सरसाइज को रीड करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए। नोटिस द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस्तेमाल पर गौर करें। हमारे पास यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द कैट इज प्लेइंग, बिल्ली खेल रही है। सेकेंड सेंटेंस है द कैट्स आर प्लेइंग, बिल्लियाँ खेल रही हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे
कि ये है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला और ये है वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट कैट्स है और वर्ब है प्लेइंग। यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो ये है सिंगुलर जबकि ये है प्लूरल। सिंगुलर आया है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, यहाँ पर प्लूरल है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे। इज हम लगाते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। आर का इस्तेमाल हम करते हैं यू, दे और प्लूरल नेम के साथ। और आई के साथ हम लगाते हैं एम। तो हमने सेंटेंसेस लिखते वक्त इन रूल्स को देखना है कि जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कैट सिंगुलर है तो इसके साथ इसका इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर का इस्तेमाल किया गया है। अब हम की टू लर्न सेक्शन को दोबारा से रीड करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके। द वर्ब इन अ सेंटेंस, कि जुमले में वर्ब का इस्तेमाल मस्ट एग्री, मुताबिकत रखे विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, कि सेंटेंस में मौजूद वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के साथ मुताबिकत रखे अपने तादाद में, यानी सिंगुलर प्लूरल में इसके साथ उसकी मुताबिकत हो। जैसे हमने यहाँ पर रीड किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाएगा। नीचे एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स, खाली जगह को पुर करें सही वर्ब के साथ। मिंसा डैश ईटिंग एन एप्पल, मिंसा है सिंगुलर तो इसके साथ आएगा इज। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सिंगुलर नेम के साथ इज लगाया जाएगा। अगर मैं इसके साथ आर लगाऊं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मिंसा इज ईटिंग एन एप्पल, दे डैश रीडिंग बुक्स। अब दे जो है ये प्लूरल है तो प्लूरल नेम के साथ हम आर लगाएंगे। दे आर रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, शी डैश कलेक्टिंग फ्लावर्स, शी सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। शी इज कलेक्टिंग फ्लावर्स, वो फूल इकट्ठे कर रही है। नेक्स्ट, आई डैश गोइंग टू बाय पोटैटोज, मैं आलू खरीदने जा रही हूँ। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाएगा। लास्ट है यू डैश मेकिंग अ पेंसिल होल्डर, आप एक पेंसिल होल्डर बना रहे हैं। यू जो है ये प्लूरल है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे। यू आर मेकिंग अ पेंसिल होल्डर, आप एक पेंसिल होल्डर बना रहे हैं। यहाँ पर आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ, जबकि आर का इस्तेमाल किया जाता है यू, दे और प्लूरल नेम के साथ। आई के साथ हमेशा एम लगाया जाएगा। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Explain to students that a sentence usually comprises 3 parts, कि बच्चों को समझाइए कि हर जुमले के 3 हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट, द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, सब्जेक्ट यानी फाइल जो काम कर रहा होता है। वर्ब यानी फेल, इट शोज एन एक्शन जो काम किया जाता है उसको फेल यानी वर्ब कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट और आखिरी है मफऊल, समथिंग और समवन ऑन विच द एक्शन इज डन, जिस पर काम किया जाए। जैसे मिंसा यहाँ पर है सब्जेक्ट, ईटिंग यहाँ पर है वर्ब, एप्पल यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। कि मिंसा जो कि काम कर रही है वो काम किस पर कर रही है, वो एप्पल पर काम कर रही है। क्या काम कर रही है वो उसको खा रही है। शी इज ईटिंग एन एप्पल। तो हर सेंटेंस की 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब and object. Demonstrate subject verb agreement to sentences. For example, she is cooking food, they are playing cricket. और बच्चों को subject verb agreement का concept समझाएं और उनको examples दें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 81 की तरफ। यहाँ से राइटिंग का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। राइटिंग यानी लिखना। गाइडेड राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ को मुकम्मल कीजिए विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमें नीचे वाला पैराग्राफ कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम वर्ड बैंक में दिए हुए वर्ड्स को रीड करेंगे, फिर हम पैराग्राफ को रीड करेंगे और साथ ही साथ इन वर्ड्स को पुट करते जाएंगे। पहला वर्ड है शेयर यानी बांटना।
सेकंड है पेंट ब्रश यानी पेंट ब्रश, आर्ट यानी फन या आर्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हेल्पिंग मदद करना, लास्ट मटेरियल यानी सामान। अब पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। टुडे आज, मिन्सा इज मेकिंग अ पोस्टर, मिन्सा एक पोस्टर बना रही है विद हर फ्रेंड इन डैश क्लास, अपने दोस्तों के साथ क्लास में। किस क्लास में? आर्ट क्लास में। टुडे मिन्सा इज मेकिंग अ पोस्टर विद हर फ्रेंड इन आर्ट क्लास। मिस सादिया इज डैश देम, मिस सादिया इज हेल्पिंग देम, कि मिस सादिया उनकी मदद कर रही है। फर्स्ट सबसे पहले, दे कलेक्ट देयर आर्ट डैश, उन्होंने सबसे पहले अपने आर्ट का डैश कलेक्ट किया, आर्ट मटेरियल, कि जो जो सामान उनको चाहिए था सबसे पहले उन्होंने वो कलेक्ट यानी जमा किया। अली हैज लॉस्ट हिज डैश, अली से उसका डैश खो गया, पेंट ब्रश, अली से उसका पेंट ब्रश खो गया। मिस सादिया आस्क्स मिन्सा, मिस सादिया ने मिन्सा से कहा टू डैश हर पेंट ब्रश, कि वो अपने पेंट ब्रश को शेयर करे। किसके साथ? अली के साथ, क्योंकि अली से उसका पेंट ब्रश खो चुका है। दे मेक अ ब्यूटिफुल पोस्टर, और इसी तरह उन्होंने खूबसूरत सा पोस्टर बनाया। तो वर्ड बैंक में जो वर्ड्स दिए गए थे हमें, उन्हें हमने फिल किया इन ब्लैंक्स में, जिससे हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। टुडे मिन्सा इज मेकिंग अ पोस्टर विद हर फ्रेंड इन आर्ट क्लास, आज मिन्सा अपनी आर्ट क्लास में अपनी दोस्त के साथ पोस्टर बना रही है। मिस सादिया इज हेल्पिंग देम, मिस सादिया उनकी मदद कर रही है। फर्स्ट दे कलेक्ट देयर आर्ट मटेरियल, सबसे पहले उन्होंने अपना सामान इकट्ठे किया। अली हैज लॉस्ट हिज पेंट ब्रश, अली ने अपना पेंट ब्रश खो दिया। मिस सादिया आस्क्स मिन्सा टू शेयर हर पेंट ब्रश, मिस सादिया ने मिन्सा से कहा कि वो अपना पेंट ब्रश शेयर करे अली के साथ, क्योंकि वो अपना पेंट ब्रश खो चुका है। दे मेक अ ब्यूटिफुल पोस्टर, और इसी तरह उन्होंने खूबसूरत पोस्टर बनाया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोसीजर, तरीकाकार लिखिए। टू मेक अ सॉक पॉकेट, एक कठपुतली बनाने का, और वो कठपुतली किससे बनी हुई हो? सॉक यानी जुराब से, या मोजे भी कह सकते हैं। फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स नीडेड, सबसे पहले उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जिनकी ज़रूरत है। देन राइट द कंप्लीट प्रोसीजर, और फिर पूरा तरीक़ाकार लिखिए इन प्रॉपर स्टेप्स, सिलसिलावार इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। तो इस टॉपिक में हम सॉक पॉकेट बनाने का प्रोसीजर पढ़ेंगे। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 9, आर्ट कॉम्पिटिशन, राइटिंग, प्रोसीजर फॉर मेकिंग सॉक पॉकेट, एक कठपुतली बनाने का तरीका जो कि मोजे यानी जुराब से बना हुआ हो। मटेरियल्स नीडेड, इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? सॉक यानी मोजे, सिजर कैंची, ग्लू, मार्कर और फैब्रिक पेंट। हमें मार्कर्स चाहिए, फैब्रिक पेंट, या हमें ऐसा पेंट चाहिए जो कि कपड़े पर किया जाता है। फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, ये खास तरह का रंग होता है, पेंट होता है जो कि कपड़े पर अच्छे से रंग छोड़ता है। स्टफिंग मटेरियल कॉटन, हमें कोई ऐसा सामान चाहिए जिसको हम सॉक के अंदर भर सके, जैसे कि कॉटन, यार्न यानी ऊन, और लास्टली हमें चाहिए बटन्स। अब हम मेथड यानी प्रोसीजर को रीड करते हैं। तरीक़ाकार, कट ऑफ द फुट ऑफ द सॉक, कि जुराब का जो पाँव वाला हिस्सा है उसको हमें काटना है। ड्रॉ अ माउथ, उसके ऊपर एक मुंह बनाना है। एंड एड लिप्स, और उसके होंठ बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक पेंट, फैब्रिक पेंट की मदद से हमें उस सॉक को पेंट करना है और उस पर माउथ यानी उसका मुंह बनाना है, और लिप्स यानी होंठ बनाने हैं। एड आईज, फिर हमें उसकी आईज बनानी है, यानी बटन्स की मदद से आईज बनानी है। एड हेयर, फिर हमें ऊन की मदद से उसके बाल बनाने हैं। फिल विथ कॉटन, उस जुराब को, उस मोजे को हमें कॉटन से भरना है। डेकोरेट विद मार्कर्स एंड फैब्रिक पेंट, और फिर उसको हमें डेकोरेट यानी सजाना है मार्कर और फैब्रिक पेंट से। ब्यूटीफुल पपेट इज रेडी, और इसी तरह से हमारा एक खूबसूरत कठपुतली तैयार हो जाएगा।
वापस से इसको रीड करते हैं। मटेरियल्स नीडेड, सॉक, सिजर, ग्लू, मार्कर और फैब्रिक पेंट, स्टफिंग मटेरियल कॉटन, yarn and buttons. Method: cut off the foot of the sock, draw a mouth and add lips with the help of fabric paint, add eyes, buttons, add hair, yarn, fill with cotton, decorate with markers and fabric paint and beautiful puppet is ready. आपको स्क्रीन पर सॉक पपेट की पिक्चर शो हो रही होगी। जो सामान यहाँ पर लिखा गया है, जब आपके पास ये सामान मौजूद होगा और आप इस प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करेंगे तो इसी तरह का सॉक पॉकेट आप घर पे भी बना सकते हैं। घर में इसी तरह का सॉक पॉकेट बनाइए और फिर स्कूल में अपने क्लास फेलोज को दिखाइए। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्रिएटिव राइटिंग। Write a paragraph on your favorite art activity and also explain why you like it. हमें एक पैराग्राफ लिखना है अपनी फेवरेट आर्ट एक्टिविटी के बारे में और फिर हमें ये भी एक्सप्लेन यानी वजाहत करनी है कि हमें ये आर्ट एक्टिविटी क्यों पसंद है। यहाँ पर मैं इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। माई फेवरेट art activity is painting. I like it because I can create anything I imagine using colors. This gives me happiness. पैराग्राफ को रीड करते हैं। माई फेवरेट आर्ट एक्टिविटी इज पेंटिंग। मेरी पसंदीदा आर्ट एक्टिविटी पेंटिंग है। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। बिकॉज, क्योंकि आई कैन क्रिएट एनीथिंग, क्योंकि मैं कुछ भी बना सकती हूँ। आई इमेजिन, जो कि मैं तस्वुर करती हूँ, अपने जहन में सोचती हूँ। यूजिंग कलर्स, कलर्स का इस्तेमाल करते हुए। दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, और ये मुझे खुशी देती है। देखिए, जैसे मैंने भी आपको सॉक पॉकेट का प्रोसीजर बताया और आपके माइंड में एक पिक्चर सी बन गई, तो पेंटिंग से क्या होता है कि जैसे ही हम अपने माइंड में कोई पिक्चर बनाते हैं तो हम कलर्स की मदद से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरी फेवरेट आर्ट एक्टिविटी पेंटिंग है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपकी फेवरेट आर्ट एक्टिविटी क्या है और मुझे बताइए कि आपको वो क्यों पसंद है। माई फेवरेट आर्ट एक्टिविटी इज पेंटिंग। आई लाइक इट बिकॉज आई कैन क्रिएट एनीथिंग आई इमेजिन यूजिंग कलर्स। दिस गिव्स मी हैप्पीनेस। यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गाइड स्टूडेंट्स इन कंप्लीटिंग अ पैराग्राफ। बच्चों की मदद कीजिए ये पैराग्राफ कंप्लीट करने में। हेल्प देम इन राइटिंग अ प्रोसीजर। बच्चों की मदद कीजिए एक प्रोसीजर तरीकाकार लिखने में। आस्क देम टू रिवाइज देयर रिटन वर्क फॉर करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। जो रिटन काम बच्चों ने किया है, बच्चों से कहें कि उस काम को रिवाइज करें और अपने स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन को नोटिस करें, यानी उस पर गौर करें। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 9 एंड होता है। हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 10 ऑल अबाउट स्पोर्ट्स को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 9 आर्ट कंपटीशन एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था, जिसमें हमने आर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि आर्ट की वजह से बच्चे कितना जल्दी सीख जाते हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चों को स्कूल्स में और घर में इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।